हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय इतिहास मॉडल पेपर नंबर 4 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर और हल करवा दिए हैं, वह अभी तक आपने नहीं देखे तो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखिएगा। इसी के साथ राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और इतिहास और इंग्लिश के मॉडल पेपर हमने हल करवाए हैं, वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर के क्रमबद्ध तरीके से जरूर देखिएगा। आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। इसके अलावा इन सब की पीडीएफ है हमारे ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस वीडियो को आपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के हमारा अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। इसी नारे के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है जो सिंधु सभ्यता का धोलावीरा है वो किस राज्य के अंदर स्थित है? गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। बे ऑप्शन इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ से एक जलाशय प्राप्त होता है। क्या होता है? एक जलाशय प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दूसरा सवाल, शासकों की प्रतिमा और नाम युक्त सिक्के किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2013 और 15 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है जो हिंदी यूनानी शासक थे उन्होंने ये सिक्के जारी किए गए थे। कौन से सिक्के? शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे और जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल हमारा तीसरा है, संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है जाति का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? जाति का प्रयोग किया गया था। जो संस्कृत ग्रंथों में बांधवों के बड़े समूह के लिए जाति शब्द का तथा परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे परिवार पूछे तो कुल शब्द का यूज किया था और बांधवों के बड़े समूह को जाति के रूप में जाति शब्द का यूज किया था। आगे चौथा सवाल है, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का विकास कब हुआ? तो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति परंपरा का विकास कब होता है? किस सदी के अंदर होता है? तो 13वीं शताब्दी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है भक्ति परंपरा की शुरुआत होती है और मध्यवर्ती शताब्दियों में तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना होती है। तो ये इसका सही आंसर है। आगे पांचवा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो विजयनगर के अंदर जो घोड़ों के व्यापारी के लिए कुदी रही चेटी शब्द का प्रयोग किया गया था। साथियों, मध्यकाल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी जो राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था और होता था। ठीक है। और व्यापारियों के स्थानीय समूह जो घोड़ों का व्यापार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कुदी रही चेटी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट सवाल है हमारा, विजयनगर किन वस्तुओं के बाजार के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर है और मसालों, वस्त्रों, रत्नों अर्थात उपयुक्त सभी के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर इस साम्राज्य के अंदर मसाले थे, वस्तुएं थी, रत्न थे, अब के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था और यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी। आगे सवाल संख्या है हमारा 7, वह किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर होगा खुद कास्ट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खुद कास्ट कहलाते थे। साथियों, मुगल काल के जो भारतीय फारसी स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक तो थे खुद कास्ट, ठीक है, और दूसरा है पाही कास्ट। वह किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे और जिनमें उनकी ज़मीन थी, तो वह कौन से किसान कहलाए थे? खुद कास्ट कहलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट आगे सवाल संख्या हमारा 8 है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया
था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हेनरी बेवरिज के द्वारा है। वो कब आपके अंग्रेजी का जो अब अकबरनामा का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया गया था। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और जिसमें भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा उठाया। ठीक है। और 20वीं सदी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी के अंदर क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है आगे सवाल संख्या 9 हमारा है, भारतीय सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए जाने की नीति पर किसका ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया? तो इसका सही आंसर है जो लॉर्ड कैनिंग का है और ब्रिटिश प्रेस के अंदर मजाक उड़ाया गया था। गवर्नर जनरल कैनिंग द्वारा भारतीय सैनिकों के प्रति दया और सहानुभूति दिखाए जाने की नीति पर ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया। हास्य व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका मंच के पन्नों पर प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग का एक भव्य बुर्जू के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार इनका क्या उड़ाया गया था? मजाक उड़ाया गया था। आगे 10वां सवाल है, दिल्ली में गांधी जी के अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मौलाना आज़ाद का ये कथन है। मौलाना अब्दुल जो आज़ाद ने लिखा है कि दिल्ली में गांधी जी की अनशन का असर है आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी। दिल्ली में बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा है दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। आगे सवाल संख्या 11 है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। तो ये इसका सही आंसर है। तो जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान, और इस संविधान के अंदर जो संविधान सभा बनी थी उसके अंदर कितने सदस्य थे? 300 सदस्य थे। ठीक है। आगे सवाल है 12वां, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व पृथक निर्वाचकों की मांग के समर्थन में नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो बेगम एजाज रसूल है, ये इसका सही आंसर है। साथियों 27 अगस्त 1947 को मद्रास के जो बी पॉकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए पूर्णतः पृथक निर्वाचन चाहते थे। बेगम एजाज रसूल का मानना था कि पृथक निर्वाचक आत्मघाती साबित होगी क्योंकि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे। तो जो पृथक निर्वाचक की मांग के समर्थन में नहीं थे उसका नाम है बेगम एजाज रसूल। याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे आपसे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यहाँ पर पहला है प्रारंभ में राजगा मगध की क्या थी? राजधानी थी। दूसरा है देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2011-12 के अंदर सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है जॉन लॉरेंस ने 1864 ईस्वी में अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में है वो स्थानांतरित की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में है किया था। कहाँ किया था? लाहौर शहर के अंदर किया था। नेक्स्ट है अगला सवाल, भारत के जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन है? BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। सारे के सारे रिक्त स्थान में लेकर के आ रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक रिक्त स्थान को याद करना है और हमारी मेहनत हमारा पसीना है, मेहनत है, रंग लेकर जरूर आएगी। आप लगातार हमारी क्लासों को देखते रहिए, निश्चित रूप से हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। इसी के साथ पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान संघ के निर्माण में विशिष्ट केंद्र थे? तो आपको लिखना है नागेश्वर और बालाकोट है, ये संघ निर्माण के लिए क्या थे? विशिष्ट केंद्र थे। दूसरा है हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको लिखना है 1951-52 में बीबी लाल के नेतृत्व के अंदर है हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया गया था। तीसरा सवाल है मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के कोई 4 तरीके बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला है विरासत, खोज, खरीद और विजित करके, ये 4 आपको है अर्जन के 4 तरीके याद रखना है, विरासत, खोज, खरीद और विजित करके।
आगे सवाल है चौथा, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है ख्वारिज़्म में है और अल बिरूनी का जन्म है वो कब होता है? 963 ईस्वी में होता है। कब होता है? सन 973 ईस्वी के अंदर होता है। ठीक है, 63 नहीं है, सॉरी। आप ख्वारिज़्म और 900 यानी 973 याद रखना। ठीक है, 973। आगे पांचवा सवाल है, आलवार नयनार संत परंपरा की दो स्त्री भक्तों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करके जाना है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो दो स्त्री भक्तों के है नाम पूछा है, तो आपको यहाँ अंडाल एवं कर इककाल, ठीक है, अंडाल और कर इककाल यार, ठीक है। तो ये काफ़ी शब्द है और टफ है, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करके याद रखना है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना आप। छठा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दो आब में फला फूला? तो आपको लिखना है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां के दो आब के अंदर है विजयनगर साम्राज्य फला फूला था। नेक्स्ट है, जात वह सवार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो आपको लिखना है कि जात शाही पदानुक्रम में मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था और सवार ये सूचित करता था कि सेवा के कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, मद्रास में इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में निर्मित भवन कौन सा था? तो इसका सही आंसर है मद्रास लॉ कोर्ट्स। कौन सा था? मद्रास लॉ कोर्ट्स। नेक्स्ट है नवा सवाल, किसकी जिद के कारण 1945 में अंग्रेजों द्वारा एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाने के प्रस्ताव पर वार्ता टूट गई? तो आपको लिखना है मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण 1945 में अंग्रेजों द्वारा एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाने के प्रस्ताव की वार्ता है और टूट गई थी। नेक्स्ट है 10वां सवाल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा था? तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने मिशन को भारत क्यों भेजा था? मुस्लिम लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा को सुझाने के लिए है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट है 11वां सवाल, अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला लिया, ये कथन किसका है? तो ये आर.वी. धुलेकर का है कथन है। नेक्स्ट है आपके 12वां सवाल, प्रत्यक्ष निर्वाचिका के प्रस्ताव के विरोध में वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था प्रत्यक्ष निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीतिक में समा चुका है। ये एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का कारण बनी। ठीक है, तो ये शब्द है वो प्रत्यक्ष निर्वाचिका पर किसने कहे थे? वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे। अब आपसे 4 से 16 प्रश्न तक क्या है, 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, आपको हर एक सवाल का याद रखना है। चौथा सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की प्रक्रिया से कौन सी दो बातें उभर कर सामने आई? तो आपको याद रखना है कि समालोचनात्मक संस्करण की पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहले कौन सी है? संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रश्न में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए और इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की जो पाद टिप्पणियों और पृष्ठों के रूप में किया और इसी के साथ है 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों को ब्यौरा देते हैं। ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया और ये संवाद द्वंद्व और मैत्रिक दोनों को ही चित्रित करते हैं। नेक्स्ट है 5वां सवाल, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान
का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। परीक्षा के अंदर हूबहू पूछा जा सकता है। इस दिल के अंदर है, इस प्रश्न को सेट कर लेना। 5वां प्रश्न था कि सर ने बताया था, और यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना है। तो इसका सही आंसर है भोपाल के शासकों और शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुजान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते ही हुए ही जॉन मार्शल ने पुस्तकें लिखी और इन पुस्तक के विभिन्न खंडों में हैं। प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया था, ये इनके अंदर वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से है सांची के स्तूप की संरक्षण में भोपाल की बेगमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आगे है 6वां सवाल, सांची की मूर्तियों पर किन जानवरों का उत्कीर्ण मिलता है और इन मूर्तियों पर जानवरों का उत्कीर्णन क्यों किया गया था। तो आपको लिखना है सांची की मूर्तियों में जानवरों की कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया था। जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। हाथी है और शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। अगला 7वां सवाल है, बुद्ध के द्वारा गृह त्याग के कारण क्या थे, ये आपको कारण बताना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आपको लिखना है सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जो है सिद्धार्थ, यानी इस महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ है शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की है चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा जो सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा और उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने जो शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चित किया कि वह भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वह अपने सत्य की खोज में निकल गए थे। ठीक है, तो महात्मा जो बुद्ध ने है सत्य की खोज के लिए क्या किया था, गृह का त्याग किया था। लेकिन आपको तो पढ़ना है, गृह त्याग नहीं करना है, मेहनत करना है, जम कर मेहनत करना है, देश के अंदर नाम रोशन करना है। क्योंकि जिस भूमि का कण कण वीरता की पहचान है वह प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है। उस राजस्थान के अंदर जन्मे प्यारे सूरवीर जो आपके वीरों को मैं नमन करता हूँ। और उसी की जो वीर, इतने वीर कुछ कर गए, पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया। लेकिन आपको तो पढ़ करके अपने माता पिता, गांव और देश का नाम रोशन करना है। तो सीधा रास्ता अपनाओ, मेहनत करो, जमकर मेहनत करो, स्मार्ट तैयारी करो, तब जाकर के काम होने वाला है। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो, अच्छी से अच्छी मेहनत करो। 8वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार किया और उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है उनकी जो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वस्थ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बिरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता और उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के क्या है, विरुद्ध है। ऐसा किसने कहा था, अल बिरूनी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है 9वां सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है इब्न बतूता ने नारियल व पान का विवरण किस प्रकार किया था। तो आपको लिखना है
इब्न बतूता नारियल और पान का वर्णन करता है। नारियल का वर्णन ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें और एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशों है बालों जैसा दिखाई देता है। वह इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इससे जहाज को छीलते हैं। वह इसमें बर्तनों के लिए रस्सी भी है बनाते हैं। पान का वर्णन, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है, ठीक है। और इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है और इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं और इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। तो पान तो आप सब ने खाया होगा। किस किस ने पान खाया है कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैंने पान खाया है, लेकिन आपके सर ने पान नहीं खाया है। कभी फुर्सत मिलेगी तो हम भी ज़रूर खाएंगे, ठीक है। अब आप 10वां सवाल आपसे पूछा है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कृष्णदेव राय ने शासन की चारित्रिक विशेषता, विस्तार और दृढ़ीकरण था, ठीक है। यहाँ पर 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया। उसके बाद 1514 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। नेक्स्ट 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह परास्त किया, ठीक है। आगे आपको लिखना है अतुलनीय शांति और समृद्धि के साथ विजयनगर साम्राज्य खूब फला फूला। इसी के साथ नेक्स्ट आपको लिखने कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। नेक्स्ट है अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी कृष्णदेव राय ने ही की थी। आगे है शासनकाल के विषय में मुक्त मल्यदय नामक तेलुगु भाषा में इन्होंने क्या लिखती है, कृति लिखी थी, यानी एक रचना की थी। 11वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है रेहट से आप क्या समझते हैं। यह पद्धति वर्तमान समय में काम लाई जाती है, ठीक है। क्या यह पद्धति वर्तमान समय के अंदर काम लाई जाती है। तो आपको लिखना है रेहट सिंचाई करने की एक तकनीकी है जिनका उल्लेख बाबरनामा में मिलता है। वर्तमान में लाहौर, दिल्लापुर और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रेहट के जरिए सिंचाई करते हैं। रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं और इन फंदों में जोड़ी जोड़ी दूर पर लकड़ी के गुटके लगाकर इन पर पड़े बांध देते हैं, ठीक है। और लकड़ी के गुटों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से और लटकाया जाता है और पहिए की धुरी पर एक और पहिया इस अंतिम पहिए को बेल के जरिए घुमाया जाता है और जो घड़ों से जहां पानी गिरता है वहां एक संकरा नाला खो दिया जाता है और इस तरीके से ये हर जगह पानी पहुंचाया जाता है। तो ये रेहट प्रक्रिया थी, ठीक है। 12वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली के दीवान की भूमिका की विवेचना कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है मुगल साम्राज्य में दीवान पर पूरे राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी है वो खेती की दुनिया में दाखिल हुए। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण में पहला कर निर्धारण यानी जमा निर्धारित रकम थी और दूसरा था वास्तविक वसूली यानी हासिल सचमुच जो वसूली की गई रकम, ठीक है। तो ये मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में दीवान की इस प्रकार की भूमिका रहती थी। 13वां सवाल पूछा है मुगल बादशाह द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्तों की रचना के क्या उद्देश्य थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर सवाल पूछा गया है। आपको लिखना है मुगल बादशाह द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत
है और ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध है राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे थे और इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया और ये बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नित्य है। शासक ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। ठीक है। 14 सवाल है, राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार चूक क्यों करते थे? तो आपको लिखना है इस मरारी बंदोबस्त के बाद जमींदारों की चूक के कारण क्या थे। ठीक है। पहला यहाँ पर लिखना है जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी को प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया था। राजस्व निश्चित था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व की ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्य अस्त विधि यानी कानून के अनुसार ये निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। तो ये सूर्य अस्त विधि है और इस राजस्व राशि के भुगतान के लिए जमींदार को भुगतान करना जरूरी था। ठीक है। और ये ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई जब कृषि की उपज की कीमत नीची थी, जिससे रैयत यानी किसानों के लिए जमींदारों को उन्हें देय राशि चुकाना मुश्किल था। तो पिछली बार परीक्षा के अंदर पूछा था जो रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, तो किसके लिए, किसानों के लिए किया था। इसके आगे प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि को अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। ठीक है। आगे 15वां सवाल है, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है पांचवी रिपोर्ट एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। पांचवी रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये उन रिपोर्टों में से थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय पर तैयार की गई। अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित ये रिपोर्ट है वो 1002 पृष्ठों की थी और इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे। इसमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियों, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित संख्या की तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है 16वां सवाल, कैबिनेट मिशन की त्रिस्तरीय महासंघ सुझावों का मूल्यांकन कीजिए। 16वां सवाल, कैबिनेट मिशन के त्रिस्तरीय महासंघ सुझावों का मूल्यांकन कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो आपको लिखना है मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्यीय प्रतिमंडल दिल्ली भेजा। कैबिनेट मिशन के सुझाव, कैबिनेट मिशन ने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया और इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेश, रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को हिंदू क पश्चिमोत्तर, मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ख पूर्वोत्तर, असम सहित के मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह ग में रखा गया था। प्रांतों में इन खंडों और समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया गया था और माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विद्या शक्तियों उनके पास ही रहने वाली थी। ठीक है। तो ये 16 सवाल थे। इसके अलावा बड़े सवाल है, आपको पीडीएफ में भेज दी जाएगी। यहाँ पर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभिलेख किसे कहते हैं? वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेख साक्ष्यों की उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। ये लगा लीजिए, दिल वाला सवाल राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, राजस्थान की परीक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आप दिल कोर के आर लिख लेना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। ठीक है। आगे 18वां सवाल है, आलवार व नैना संतों को जाति के प्रति दृष्टिकोण क्या था? ठीक है। तो ये पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। 19वां सवाल है, 1857 की क्रांति जो विद्रोह में शाहमल की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे 20वां सवाल पूछा जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था? ठीक है। तो ये सब कुछ पीडीएफ के अंदर हमने लिख दिया है, इसको आप याद
कर लेना। 21वां सवाल आपसे बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। हड़प्पावासी किस प्रकार के शिल्प उत्पादन कार्यों में संलग्न थे, उनके निर्माण के विधियों का भी विस्तृत से वर्णन कीजिए। ठीक है। अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गई, जबकि 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, वह क्या कीजिए। तो दोनों के आंसर है लिख दिए गए हैं PDF के अंदर, आप अच्छी तरीके से देख लेना। और 22वां सवाल है, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। लगाइए इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर दिल वाला प्रश्न लगा लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। 2022 के अंदर सवाल पूछा गया है। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था उल्लेख कीजिए। बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों, आप इसको सही ढंग से पढ़ करके जाना है। इसी के साथ ये चौथा मॉडल पेपर इतिहास का होता है कंप्लीट, और इसकी PDF है हम आपको है वो भेज देंगे किस में, टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पर आपको भारत के मानचित्र है, 23वां सवाल मानचित्रों से आएगा, तो मानचित्र तो आप निश्चित रूप से सही कर ही लोगे। ठीक है। राजगढ़, बरेली, लखनऊ और ग्वालियर कुरु। ठीक है यहाँ पर, और दोनों के अंदर पूछा गया है और कलकत्ता, मद्रास, गंधार। ठीक है, एक यहाँ पर और हो सकता था, यहाँ पर देखो मेरठ। ठीक है, तो ये भरे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, आप इसको सही ढंग से देख लेना। और ये इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट होगी उनको मैं मानचित्र के अंदर स्थानों को भर के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर आप सुबह सुबह, मैंने ये बोला है कि इनके आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्या है याद रह जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो सभी दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर करना। अपने सभी मित्रों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।